हेलो स्टूडेंट्स, तो वादे के मुताबिक आज हम फिर से प्रस्तुत हैं विसर्ग संधि अध्याय को लेकर। मैं आपको पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि करवा चुकी हूँ, तो आज मैं आपको विसर्ग संधि करवा रही हूँ। विसर्ग संधि क्या होता है? जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, विसर्ग। जैसे ये एक शब्द है निष्फल, तो इसका हमने संधि विच्छेद किया नी जमा में फल, तो नी के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, निष्फल। ऐसे ही पुरस्कार, तो पुरः जमा में कार, तो ये क्या बन गया? पुरस्कार। तो ऊपर के उदाहरण आपने देखे तो हमें ज्ञात हुआ कि दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है उसमें स्वर और व्यंजन से हटकर विसर्ग पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जैसे नी और पुरः। ऐसे ही दुरुपयोग, दु जमा में उपयोग, तो इनके जो विसर्ग है इनका क्रमशः किस में परिवर्तन हो गया है? श, से और उसके बाद में रे में परिवर्तन हो गया है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, ध्यान रखिए बच्चों कि विसर्ग में परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का सबसे पहला नियम है विसर्ग के स्थान पर श, श और से। ठीक है, यदि विसर्ग के पश्चात च या छ हो तो वो श, ट या ठ हो तो श षटकोण में, और त और थ हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा? स में बदल जाता है। जैसे निश्चल, तो नी जमा में चल। अब नी के बाद में क्या आया हुआ है? च आया हुआ है, और यही हमारा नियम है। तो जो ये आपका च है ये किस में चेंज हो जाएगा? श में, तो ये क्या बन गया? निश्चल। ऐसे ही धनुष टंकार, तो धनु जमा में टंकार। हमारा नियम क्या था कि यदि विसर्ग के पश्चात ट या ठ आ जाए, तो विसर्ग के पश्चात यहाँ पर ट आया है तो वो किस में चेंज हो गया है? श षटकोण में, तो ये क्या बन गया? धनुष टंकार। ऐसे ही दुष्चक्र, तो दु जमा में चक्र। अब दु के बाद में ये च आ गया है तो यहाँ पे ये श में चेंज हो गया है, तो ये क्या बन गया? दुष्चक्र। तो पहला नियम था कि यदि विसर्ग के पश्चात च या छ हो तो वो श शलगम में, ट या ठ हो तो वो श षटकोण में, और त और थ हो तो वो स में बदल जाएगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ। यदि विसर्ग के पश्चात श, श, है अथवा क, ख, प और फ में से कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत रहता है। यथावत का मीनिंग क्या होता है? वो वैसा का वैसा ही रहेगा, अथवा विसर्ग आगे आने वाले व्यंजन का ही रूप ले लेता है। विसर्ग से पूर्व ई या उ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, श षटकोण हो जाता है। जैसे निसंकोच, निसंकोच, तो नी जमा में संकोच, तो ये किस में बदल गया है? ये यहाँ पर से में चेंज हो गया है। ऐसे ही निष्काम, तो नी जमा में काम। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद आपका क्या आ गया है? यहाँ पे ये क आ गया है, और हमारा नियम क्या था कि यदि विसर्ग के पश्चात में क, ख, प या फ हो या कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग जो है वो यथावत ही रहेगा। ठीक है, और ये क्या बन गया है आपका? ये निष्काम। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे नियम की तरफ। विसर्ग के स्थान पर रै। यदि विसर्ग के पश्चात ए या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए या विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, रे, ले, वे, है आए तो रै हो जाता है। जैसे दुरुपयोग, तो दु जमा में उपयोग, और हमारा नियम क्या था कि यदि विसर्ग के पश्चात ए या आ के अतिरिक्त, तो यहाँ पर विसर्ग के पश्चात हमारा कौन सा स्वर आया है? उ, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो य, रे, ले, वे, है आए तो वो किस में चेंज हो जाएगा? रै में। तो यहाँ पर हमारा स्वर आया है उ, तो यहाँ पे क्या बन गया? दुरुपयोग। ठीक है, ऐसे ही पुनर्जन्म, तो पुनः जमा में जन्म, तो इसके ये किस में चेंज हो जाएगा? रै में। क्या बन जाएगा? ये पुनर्जन्म।
अगला हमारा नियम है ए अंग के स्थान पर ओ। यदि विसर्ग से पूर्व ए स्वर और आगे ए अथवा कोई सघोष व्यंजन तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये रे ले वे है आए तो अंग और ए के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मनोयोग तो मने जमा में योग। अब यहाँ पे विसर्ग के पश्चात आपका क्या आ गया है, ये आ गया है। तो क्या बताया था कि ये रे ले वे आए तो ए और अंग के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका मनोयोग, ओ इसमें चेंज हो गया है। ऐसे यशोदा तो यश है जमा में दा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ओ में, तो यशोदा। अब है हमारा पांचवा नियम, विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ। यदि विसर्ग के पश्चात रे आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप का अर्थ है वो गायब हो जाता है। और उससे पहले का जो हर्ष स्वर मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ अपनी पिछले वीडियो में, हर्ष स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी जमा में रोग, तो यहाँ पे जो नी है ये अब यहाँ पे बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, निरोग। ऐसे ही नी जमा में रव, तो ये क्या बन जाएगा, नीरव। और ऐसे ही नी जमा में रस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, नीरस में। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको हिंदी में संधियों में जो हमारे प्रयोग नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कभी कभी अपवाद के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे अब, कब, जब, तब, सब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही के है का भय हो जाता है और पहले बै का लोप हो जाता है। जैसे अभी, तो अब जमा में ही, कभी, कब जमा में ही, जभी, जब जमा में ही। तो ये ऐसी संधियां हैं जो कि अपवाद के रूप में प्रयोग की जाती है। कहाँ, यहाँ, जहाँ, वहाँ आदि शब्दों के पीछे ही आने पर हाँ लुप्त हो जाता है और अंतिम ई पर अनुनासिक लग जाता है। कहाँ जमा ही, तो ये क्या बन जाएगा, कहीं। ऐसे ही जहाँ जमा में ही, तो क्या बन जाएगा, जहीं। कुछ संधियाँ प्रत्ययों के योग से बन जाती है, प्रत्यय जो कि पीछे लगते हैं। जैसे चचेरा, तो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे हम, चाचा जमा में एरा, ये क्या बन गया, चचेरा। ममेरा, मामा जमा में एरा। दीर्घ स्वर का हर्ष होने से भी संधियाँ होती हैं। अधखिला, आधा जमा में खिला। हथकंडा, हाथ जमा में कंडा। कभी कभी एक ध्वनि का लोप हो जाता है, यही, यह जमा ही, तो ये क्या बन गया, यही, वही, वह जमा में ही, वही। तो बच्चों, मैंने आपको अपनी इस वीडियो में संधि का पूरा चैप्टर करवा दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, घर पर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।